अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम लोग ईवीएस का एक और पेपर डिस्कस कर लेंगे। ईवीएस का जो कंटेंट पार्ट हो जाएगा 24 क्वेश्चंस, उसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे विद ऑप्शन एक्सप्लेनेशन। तो चलें शुरू करते हैं हमारा सेशन। ये रहा हमारा पहला सवाल। रोज़ इन एन एग्जाम्पल फॉर, जो गुलाब है हमारा वो किसकी मिसाल है? क्या वो शब की मिसाल है, क्या वो हब्स की मिसाल है, क्या वो क्रीपर्स की मिसाल है, या फिर वो लियॉन की मिसाल है? शब यानी कि झाड़ियाँ, हब्स यानी कि बूटियाँ, क्रीपर्स यानी कि बेल, और लियॉन तो लियान ही। बताइए जो हमारे रोज़ हो जाएगा गुलाब वो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? तो इसका जवाब देखेंगे हम लोग। ये है हमारा झाड़ियाँ। ओके, झाड़ियाँ या जिसको हम लोग शब्स के नाम से जानते हैं, ये है हमारा रोज़ की एग्जाम्पल जो है झाड़ियाँ हो जाएंगी। तो देखिए अगर हम लोग उनके हाइट्स के बेस पे देखेंगे, अगर हम लोग हाइट बेस पे देखेंगे, ख़त के बेस पे देखेंगे, तो हम इसको 4 तरह के कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहला जो हो जाएगा हर्ब्स, सबसे छोटा, नन्हे मुन्ने से जो होते हैं ना, जिसको हम लोग गमलों में भी उगा सकते हैं, जैसे कि हमारे तुलसी है, हमारी पुदीना है, ठीक है ना, ये हर्ब्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद होते हैं हमारे शब्स, इसको हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं क्योंकि इसके तने से जो है ना बहुत ज़्यादा शाखें निकल आती है। लाइक हमारे मिर्च का पौधा है, हमारे टमाटर का पौधा है, हमारे क्या कहेंगे हम लोग, कपास है, हमारा गुलाब है, हमारा और कौन सा है, मैरीगोल्ड है। तो ये जो फ्लावर्स हो जाएंगे या फिर ये जो पौधों के अक़साम हो जाएंगे वो शब्स कहलाएंगे। एक होता है हमारा ट्रीज़ जो होगा जिसका जो तना है ना वो बहुत ही चौबेदार होता है, जिससे हमको लकड़ी हासिल होती है, जिससे चौबीना हासिल होता है, जिससे हमको साया हासिल होता है। लाइक बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं ना, हमारा नीम का ट्री, हमारे पीपल का ट्री, हमारा बनियान ट्री, ये हमारा आम का ट्री, ये तमाम जो है ट्रीज़ में आ जाएंगे, यानी कि दरख्तों में आ जाएंगे। एक होते हैं क्रीपर्स यानी कि रेंगने वाले, ठीक है, ये रेंगने वालों में आ जाएंगे, यानी कि ये जो पौधे हो जाएंगे वो ज़मीन की सतह पर ही रेंगते हुए बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये ज़मीन की सतह से ही चिमटे हुए होंगे और रेंग कर ये क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें आ जाएंगे हमारे तरबूज, ठीक है, हमारा तरबूज कह लो आप लोग, या फिर आप बॉटल गार्ड यानी कि हमारा जो लौकी है वो भी एक क्रीपर में आएगा। इसके अलावा हमारे स्ट्रॉबेरीज़ है वो भी हमारे क्रीपर्स में आएंगे। इसके अलावा कुकम्बर है हमारा, ठीक है ना, खीरा जो है हमारा वो भी क्रीपर्स की एग्जांपल है। यानी कि ये जो क्रीपर्स होते हैं ना वो उनका तना जो होता है कमज़ोर होता है। उसके अलावा ये ज़मीन की सतह से ही क्या है, ऐसे फैलते हैं, ज़मीन की सतह पर ही ऐसे फैल कर ये उगते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच डेवलप्स इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फूल का वो हिस्सा जो बारहवरी के बाद बीज में नमो पाता है, वो कौन सा हो जाएगा? क्या वो कार्पल या फिर मादगेन है? क्या वो गाइनोशियम या फिर मादा कोट है? क्या वो ओव्यूल यानी कि बैजा है? क्या वो ओवरी यानी कि बैजदान है? बताइए कौन सा हो जाएगा? हमको पूछ रहा है यहाँ पर बीज में कौन सा कन्वर्ट होगा। बीज तो बहुत सारे होते हैं, तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फूल के ऐसे कौन से हिस्से में हो जहाँ पर बहुत सारे जो है नन्हे नन्हे से जो है कुछ अक़साम पाए जाते हैं, कुछ चीज़ें पाई जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा ओव्यूल। याद रखिए ओव्यूल जो है जिसको हम लोग बैजे कहते हैं, ये जो हो जाएंगे बारहवरी के बाद हमारे बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो हमारा ओवरी होगा ना, ये जो है ये फल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारे ऑब्वियसली बात है फल के अंदर ही हमारे बीज होते हैं ना, तो ओवरी के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से याद रखिए, क्योंकि जब बारहवरी होगी तो बारहवरी के बाद होगा क्या, जो हमारी ओवरी हो जाएगी वो फल में तब्दील हो जाएगी, और ओवरी में मौजूद जो छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, जो बैजदान होते हैं, वो बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आई होप सो। तो देखिए यहाँ पर ये मादगेन और मादा कोट, ये कार्पल और मादा कोट, ये दो भी जो हो जाएंगे हमारे पौधों में मादा तौलीदी आज़ा को कहते हैं, ठीक है ना। मादगेन या फिर कार्पल किसको कहेंगे, जो हमारा कलगी है ना, कलगी से लेकर उसके बाद यहाँ बीच में आता है हमारा नए, और उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा बैजदान। तो कलगी से लेकर बैजदान तक जितना हिस्सा हो जाएगा, इन तमाम को मिलाकर हम लोग मादगेन या फिर कार्पल कहेंगे, ठीक है। गाइनोशियम भी उसी को कहते हैं हम। अगर हम लोग देखेंगे तो पौधों में जो मादा तौलीदी आज़ा हैं उसी को हम लोग गाइनोशियम कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ अ मिलेट, इनमें से जो है एक अजनास की किस्म है या फिर मिलेट है। बताइए कौन सा हो जाए, क्या वो हॉर्स ग्राम है, क्या वो जवार है, या वो मस्टर्ड है, या फिर वो कंजत है। कौन सा हो जाएगा भाई, बोलिए। देखिए मिलेट्स अलग हैं, पल्सेस अलग हैं, दोनों में डिफरेंस है। मिलेट्स यानी कि खुर्द अजनास जो है उसको हम लोग मिलेट कहते हैं, ओके। और जो दालें हो जाएंगी ना हमारी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पल्सेस कहेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जवार ही है जो यहाँ पर एक मिलेट है, ठीक है ना। जो जवार हो जाएगी, जो हमारी जवार है, उसी को हम लोग खुर्द अजनास कहेंगे या फिर मिलेट कहेंगे। ये खुर्द अजनास की किस्म है और खुर्द अजनास में जो है बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ओके ना। इसके अलावा जब अगर मैं देखूँगी तो बारले है, जो है हमारा क्या कहेंगे, रागी है, ये तमाम भी जो है हमारे खुर्द अजनास में आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँगी हॉर्स ग्राम की, तो ये एक तरह का पल्स है, ठीक है ना। ये क्या है, एक तरह के पल्स, यानी कि ये दालों में आ जाएगा। पल्सेस जो होंगे तो दालें हो जाएंगी, लाइक हमारे ग्रीन ग्राम है, रेड ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ठीक है ना। अगर मैं कह रही हूँ तुअर है, मसूर है, हमारे अरहर की दाल है, देन माश की दाल है, ये तमाम जो है पल्सेस में आ जाएंगे। और पल्सेस में बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिए। अजनास में बहुत ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और पल्सेस में बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोटीन या फिर लहमियात पाए जाते हैं, ओके। और ये जो मस्टर्ड हो जाएगा और ये जो जिंजली हो जाएगा, जिंजली नथिंग बट जो हमारा तिल होता है ना, सीसेम उसी के ख़ानदान से होता है जिंजली। तो मस्टर्ड और जिंजली ये दो भी जो हो जाएंगे हमको ऑयल गिविंग क्या कहेंगे, सीड्स हो जाएंगे। इनसे हमको ऑयल हासिल होता है, इससे हमको तेल हासिल होता है, ओके। क्लियर है यहाँ तक। चले फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, नंबर ऑफ कैनिन्स फाउंड इन द माउथ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। एक आम इंसान के दहन में जो है कचली के दांत की तादाद कितनी होती है, हमको बताना है। क्या वो 6 हो जाएंगे, क्या वो 8 हो जाएंगे, क्या वो 2 हो जाएंगे, या फिर वो 4 हो जाएंगे। देखो कचली के दांत की बात की जा रही है, कैनिन्स जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि ये जो कैनिन्स होते हैं ये ऐसे तेज़ धार वाले दांत होते हैं जो हमको चीर फाड़ करने में, यानी कि हमको नॉनवेज खाने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो कैनिन्स कितने हो जाएंगे ये पूछा जा रहा है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है अडल्ट का, ठीक है। अडल्ट का ये डेंटल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये बता क्या रहा है, तो देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा माउथ है, ओके। ये ऊपर के दांत है हमारे ऊपरी हिस्से के, और ये हमारे निचले हिस्से के दांत हैं। तो ये जो फॉर्मूला बनाया जाता है ना, ये इससे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे जो है कट कर लिया जाता है। यानी कि 4 पार्ट हो गए यहाँ, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये दांत के हमारे 4 पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये 4 पार्ट जो है ना, ये एक पार्ट का ये फॉर्मूला है, याद रखिए। ये 4 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट का फॉर्मूला है ये। तो अगर हम देखेंगे तो एक पार्ट में जो है यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे इंसीसर्स पाए जाते हैं, एक जो है यहाँ पे कैनिन पाया जाता है, और 2 जो होता है यहाँ पे मोलार्स पाए जाते हैं, और जो 3 होते हैं वो ये जो है 3rd नंबर पे ये प्रीमोलार्स है, ठीक है। प्रीमोलार्स पाए जाते हैं और यहाँ पे मोलार पाए जाते हैं। तो ये है क्या अब, तो यहाँ पे जो 2 हो जाएंगे वो खाते दांत हो जाएंगे, इसको हम लोग खाते दांत कहते हैं। एक जो हो जाएगा ये इंसीसर्स यानी कि हम लोग कैनिन्स यानी कि कचली दांत है ये वाला, और ये जो 2 हो जाएंगे ये हो जाएंगे प्री मोलार जिसको हम लोग पेश दाढ़ा कहते हैं, और ये 3 हो जाएंगे हमारे दाढ़ा जिसको हम लोग मोलार कहते हैं। तो इस तरह का जो है फॉर्मूला बनाया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है 2/2, 1/1, 2/2, 3/3, अगर हम देखेंगे तो ये वाले हिस्से का है पूरा, ऊपर वाला हिस्सा ये है और निचला वाला हिस्सा ये है। तो इस तरह के जो है हमारे अडल्ट में इस तरह के दांत पाए जाते हैं। तो हमको कुल तादाद पूछी जा रही है, कुल दांतों की तादाद हमको यहाँ पे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, जब एक पार्ट करे थे हम लोग तो एक पार्ट में एक कैनिन पाया जा रहा था, तो वैसे 4 पार्ट में कितने पाए जाएंगे, यहाँ पर 4 कैनिन्स पाए जाएंगे। तो पूरे टोटल कैनिन्स कितने हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग में, तो 4 कैनिन्स जो है यहाँ पर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके अलावा देखिए 2 जो है खाते दांत पाए जा रहे थे एक हिस्से में, तो टोटल 4 हिस्से में कितने पाए जाएंगे, 8 खाते दांत पाए जाएंगे, ठीक है ना। 8 इंसिसर्स पाए जाते हैं। सेम जो है हर हिस्से में 2 जो है पेश दाढ़ा पाए जा रहे थे, प्री मोलार्स पाए जा रहे थे। तो हमारे टोटल हिस्से में कितने हो जाएंगे, तो प्री मोलार्स भी जो हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। और हर हिस्से में जो है 3
दाढ़ पाए जा रहे थे, जिसको हम लोग मोलार्ड्स कहते हैं। तो उसी तरह पूरे टोटल 4 हिस्से हैं, तो 4 हिस्से में कितने हो जाएंगे, पूरे टोटल 12 हो जाएंगे। 12 जो है हमारे पास मोलार्ड्स पाए जाते हैं। और बच गया हमारा हमारे कैनिन्स। तो एक हिस्से में एक कैनिन पाया जाता है, एक कछली दांत पाया जाता है, तो पूरे 4 हिस्सों में 4 जो हो जाएंगे हमारे कैनिन्स पाए जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 125। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग ऑन रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स इन तेलंगाना स्टेट। वो इदारा जो तेलंगाना में रिवायती फसलों की तजदीद पर काम कर रहा है, क्या वो NIN है, क्या वो CCMB है, या फिर वो DDS है, या फिर वो ISRI SAT है? बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 3 DDS। इसका फुल फॉर्म है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। याद रखिए जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है ना, वो एक क्या कहेंगे हम लोग, वो एक तरह की सोसाइटी, एक इदारा है जहाँ जो क्या करती है, जो हमारे किसान जो हो जाएंगे, ठीक है ना, उनको क्या करती है, क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छी फसल उगाने के तरीक़े बताती है, किस तरह से हम लोग ऐसी फसलों को उगा सकते हैं जिससे हमारा जो क्या कहेंगे हयाती तनु है वो बरकरार रह सकता है, किस तरह मतलब अच्छी वैरायटी के जो फसलें हो जाएंगी, रिवायती बीज हो जाएंगे, उसको किस तरह से उगाया जाता है। तो ये तमाम जो है DDS बताती है। अगर हम देखेंगे तो DDS जो है वो ज़हीराबाद जो है वो इलाक़ों में जो है किसानों की मदद कर रही है। DDS हमारी यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए NIN। अब ये NIN है क्या, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि हमारे हैदराबाद में पाया जाता है। याद रखिए। CCMB क्या है ये, तो CCMB जो है ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये भी हमारे हैदराबाद में मौजूद है। ठीक है। अब ये ICR SAT क्या है, तो ये भी हमारे हैदराबाद में ही मौजूद है। इसका मतलब है हमारा इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी अरिड ट्रॉपिक्स। याद रखिए ये भी हैदराबाद में है। तो जितने भी यहाँ पे ये 3 जो हो जाएंगे NIN, CCMB एंड ICR SAT, ये तमाम जो है हैदराबाद में मौजूद है। आपको तमाम का फुल फॉर्म याद रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हैदराबाद में, CCMB सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ICR SAT इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये भी हैदराबाद में मौजूद है। क्लियर है। चलें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 126। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन फ्लो ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब हमारे पास जो पानी आता है साफ़ पीने का पानी, वो जो है एक तरह के पूरे प्रोसेस से गुजर कर आता है। तो वो प्रोसेस के सही स्टेप्स बताना है हमको, अरेंज करना है कि सबसे पहले जो स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा और आखिरी स्टेप कौन सा हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या है देखिए। तो देखिए जब महफूज पीने का पानी हमको प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत है होती है एक वाटर बॉडी की, यानी कि कहाँ से हमको पानी मुहैया किया जा रहा है। पानी साफ़ है गंदा है वो अलग चीज़ है, लेकिन पानी वहाँ मिल तो कहाँ से रहा है हमको, पहले वो ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले वाटर बॉडी की हमको ज़रूरत होती है। देन वो वाटर बॉडी से जो है पानी को फ़िल्टर किया जाता है। पहले उसके अंदर जो भी क्या कहेंगे नकारा मादे हो जाएंगे, लाइक कुछ तैरने वाले मादे हैं, ठीक है ना, कोई। अब हम जो भी वाटर बॉडी, लाइक एक तालाब को जो है वो चूज़ कर रहे हैं पानी देने के लिए, तो तालाब में जो भी नकारा अशिया हो जाएंगी पहले उसको फ़िल्टर किया जाएगा। फिर उसको फ़िल्टर करने के बाद जो है इसका एरिएशन किया जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन से गुजारा जाएगा पानी को, यानी कि उसमें ऑक्सीजन को शामिल किया जाएगा पानी में। उसके बाद उसके अंदर क्या किया जाएगा, क्लोरीन मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा, क्लोरीन मिलाया जाएगा, ताकि पानी के अंदर जितने भी जर्म्स वगैरह हो जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है इसको क्लोरीन मिलाकर ओवरहेड स्टोरेज टैंक्स, यानी कि गांव है हमारे पास, तो वो गांव में जो भी ओवरहेड टैंक मौजूद है ना, वो टैंक को यह सप्लाई कर दिया जाएगा, वो टैंक को भर दिया जाएगा। अब वो टैंक से क्या है तमाम गांव के लोगों को टैप्स के ज़रिए, नल के ज़रिए जो है पानी मुहैया किया जाएगा। इस तरह जो होती है हमारी फ्लो चार्ट हो जाएगा हमारे सेफ ड्रिंकिंग वाटर का। तो यहाँ पर ये चार्ट कहाँ पर हो जाएगा भाई, देखिए वाटर बॉडी, उसके बाद फिल्ट्रेशन, एरिएशन, क्लोरिनेशन एंड ओवरहेड स्टोरेज टैंक, देन टैप्स। जो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आप लोग। ओके, तो थोड़ा सोच समझ के आप स्टेप बाय स्टेप याद रखिए, पहले कौन सा प्रोसेस होगा, सेकंड कौन सा प्रोसेस होगा, पहला और आखिरी का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, तो एरिएशन और क्लोरिनेशन में ही होता है। तो सबसे पहले एरिएशन किया जाता है, देन उसके बाद क्लोरिनेशन किया जाता है। पहले ए आता है बाद में सी आता है, इसको ऐसे याद रखिए आप लोग। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ एन ज़ीरोफाइट। ये एक ज़ीरोफाइट की एग्जाम्पल है, ये एक सहराई पौधे की एग्जाम्पल, ये एक रेगिस्तानी पौधे की एग्जाम्पल, ये एक खुश्क इलाके में पाए जाने वाले पौधे की एग्जाम्पल है। तो कौन सा हो जाएगा,
तो है हमारा एलोवेरा, ठीक है, जिसको हम लोग घी गवार कहते हैं। एलोवेरा जो हो जाएगा, इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो एलोवेरा हमारे आसपास तो मौजूद होता ही है, लेकिन स्पेशली अगर हम देखेंगे तो ये कौन से हैबिटेट में या फिर कौन से इकोसिस्टम में पाया जाता है, तो रेगिस्तानी इलाके में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश्क साली होती है, पानी की कमी होती है, वो वहाँ पर हमारा एलोवेरा पाया जाता है। आप लोग एलोवेरा को कभी पानी दिए हैं? अगर आपके घर में भी एलोवेरा मौजूद हो तो क्या उसको पानी दिया जाता है बढ़ने के लिए? नहीं भाई, उसको पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो बिना पानी के जो है बढ़ता है। अगर हम अगर हम और ज़ीरोफाइट्स की एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा ओपेंशिया है, हमारा नागफनी है, हमारा चप्पल सेंध है, ठीक है ना। इस तरह के जो पौधे हो जाएंगे, खारदार पौधे और रसीले पौधे, ये हो जाएंगे ज़ीरोफाइट्स, ओके ना। एक होते हैं हमारे एक्वाफाइट, ये ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी होती है, यानी कि पानी, समंदर हो गया, तालाब हो गया, जो भी हैबिटेट है ये पानी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। लाइक हमारा लिली है एंड हमारा जो लोटस है, हमारा लोटस है, लिली है, उसके अलावा हाइड्रिला है, उसके अलावा पिस्तिया है। ये कुछ ऐसे पौधे हो जाएंगे जो जिनका जो हैबिटेट हो जाएगा वो वाटर हो जाएगा, ओके। चलें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The nocturnal mammals which detects obstacles on its way by hearing reflections of sounds produced by itself। एक ऐसा शबीना पिस्तिया यानी कि रात में एक्टिव रहने वाला पिस्तानिया जो अपने रास्ते में मौजूद रुकावटी अशिया की पहचान अपनी पैदावार किरदा आवाज़ के निकास को सुनकर करता है। एक ऐसा पिस्तानिया है, मम्मिल है, जो रात के औकात में चुस्त रहता है और अपने आसपास में जितने भी ऑब्स्टैकल्स होते हैं या फिर जिसको हम लोग रुकावटें कहेंगे, वो किस तरह से पता चलता है कि उसके सामने कोई रुकावट है, तो वो अपना एक इको साउंड निकालता है, प्रोड्यूस्ड करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है उसका। उससे क्या करता है वो, जब वो टकराती है चीज़ों से तो उसका जो वाइब्रेशन उसको तक पहुँचती है ना, उसके ज़रिए जो है ये आवाज़ों की या फिर आसपास की जो चीज़ें हो जाएंगी उसकी पहचान करता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बैट, जिसको हम लोग चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़ जो भी है ये जो हो जाएगा एक पिस्तानिया की एग्जाम्पल है, ये उड़ने वाले पिस्तानिया की एग्जाम्पल है, ओके ना। तो ये जो है एक तरह का इको साउंड निकालता है जिसके ज़रिए क्या है वो अपने उसके रिफ्लेक्शन से आसपास में मौजूद जो भी रुकावटें हो जाएंगी उसकी शनाख्त कर सकता है। इंपॉर्टेंट, ये एक शबीना है, यानी कि ये रात में जागने वाला जानवर है। आप ऐसे भी याद रख सकते थे इसको, क्योंकि जो हमारा फॉक्स है, डॉग है और जो कैट है, स्पेशली फॉक्स और डॉग जो है वो दिन के दरमियान चुस्त रहने वाले जानवर है, और जो हमारा कैट हो जाएगा वो भी एक शबीना जानवर। याद रखिए, जो कैट्स हो जाएंगे वो भी एक शबीना जानवर हो जाएंगे। अगर हम देखेंगे तो चमगादड़ जो है ना, वो जो है रात में अक्सर जो जागते हैं ना वो अंधे होते हैं, उनको नज़र नहीं आता है, ओके। रात के औकात में ही वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, दिन के औकात में नहीं देख सकते हैं वो। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, तवानाई के तजदीदी वसाइल की मिसाल कौन सी हो जाएगी। तो तवानाई के तजदीदी वसाइल में कौन से जाएंगे, तो देखिए 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रिन्यूएबल और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। क्या फ़र्क है, रिन्यूएबल जो हो जाएंगे उसको हम लोग फिर से जो है क्या कहेंगे, हम लोग उसके अल्टरनेटिव्स मौजूद है, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले वसाइल है, मानी कि हम जितना उसका इस्तेमाल करेंगे वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और नॉन रिन्यूएबल ऐसे होते हैं रिसोर्सेज, अगर हम लोग उसको इस्तेमाल कर जाएंगे और एक बार वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम उसको वापस से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको वापस से हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे, तो हमको रिन्यूएबल की पूछ रहा है ना, तो रिन्यूएबल हो जाएगा वाइंड हमारी, ठीक है, जो हमारा हवा हो जाएगी, जो हमारी हवा है वो उसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाली एनर्जी है, यानी कि हम जितना इस्तेमाल करेंगे हवा का उतना वो हमारे लिए क्या है फिर से मौजूद हो जाएगी। लेकिन जो पेट्रोलियम है, जो गैस है और जो नेचुरल गैस है, इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में लेते हैं, गैर तजदीद वसाइल, यानी कि अब जब तक हम पेट्रोलियम, कोल गैस और नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहेंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, एक दिन ये एग्जॉस्ट हो जाएगी, उसके बाद जो है ये हमारे लिए मौजूद नहीं रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं और रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करूँगी तो वो हमारा वाटर है, हमारा शमसी तवानाई है, ठीक है, ये भी हमारे किस में आ जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल में, सॉरी रिन्यूएबल में आ जाएंगे, ठीक है। रिन्यूएबल यानी कि जिसको हम लोग दोबारा से वापस से ला सकते हैं, जो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। नॉन यानी कि ख़त्म होने वाले हैं, तो ये नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है और कोल वगैरह इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा,
द फॉलोइंग गेम इज़ प्लेड विद द हेल्प ऑफ अ एनिमल। एक जानवर की मदद से जो है इनमें से कौन सा गेम खेला जाता है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3 पोलो। पोलो जो है ये घोड़े के ज़रिए खेले जाने वाला खेल है, ओके ना। और इसके अंदर एक ख़ास किस्म की क्या कहेंगे हम लोग, लकड़ी का इस्तेमाल होता है, बैट का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग मैलेट कहते हैं। क्लियर है? हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे याद आ रहा है। चलो, ये तो गेम लकड़ी से खेलने वाला है, लेकिन आप लोग बताइए क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? आप लोग कमेंट डाउन करके नीचे बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 131 है, दिस टाइप ऑफ यूटेंसिल्स आर मोर यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे जो आबाव अजदाद थे वो कौन से बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे? तो ऑब्वियसली बात है, मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था हमारे आबाव अजदाद के ज़माने में। यानी कि हमारा जो क़दीम ज़माना था वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों का जो है बहुत ज़्यादा रिवायत थी कि मिट्टी के बर्तनों का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। इनमें से कौन सा जो हो जाएगा ग्राम पंचायत के फंक्शन में से नहीं है? क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स यानी कि मोरियों की सफाई करना, मेंटेनेंस ऑफ पोस्ट ऑफिस इन द विलेज, गाँव में पोस्ट ऑफिस का इंतजाम करना, पीने के पानी की सरबराही यानी कि सप्लाइंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, देन मेंटेनेंस स्ट्रीट लाइट यानी कि जो हमारे स्ट्रीट हो जाएंगे उसकी जो लाइट जो खंभे हो जाएंगे उसका इंतजाम करना। तो कौन सा नहीं हो जाएगा पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा यहाँ पर। जो मेंटेनेंस ऑफ पोस्ट ऑफिस है वो हमारे ग्राम पंचायत के अंडर नहीं आएंगे। उसके अलावा हमारे मोरियों की सफाई हो गई, साफ़ सफाई का निज़ाम है, या फिर हमारे महफूज पीने के पानी की सरबराही है, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स है, ठीक है ना। ये तमाम जो हो जाएंगे हमारे ग्राम पंचायत के अफ़ाल में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133, रिकेट इज अ डिसीज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि जो हमारी कसा बीमारी है वो किसकी कमी के सबब होने वाली बीमारी है? क्या वो विटामिन सी की कमी से होती है, क्या वो विटामिन डी की कमी से होती है, क्या वो विटामिन ई की कमी से होती है, या फिर वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होती है? बताइए किसकी कमी से हो जाएगा हमारा रिकेट्स, या जिसको हम लोग कसा कहते हैं। ये जो बीमारी है कसा बीमारी, ये हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है ना। कसा जो बीमारी है ये बच्चों में, स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं ना ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़े उनके हड्डियाँ हो जाते हैं इसके अंदर, कसा के अंदर। और बहुत ही क्या कहेंगे हम लोग फ्रैगिल, यानी कि बहुत ही क्या कहेंगे नाजुक से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंडर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्म हो जाते हैं हड्डियाँ इसके अंदर रिकेट्स। तो ऑब्वियसली बात है हड्डियों से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। तो ये किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे ऑप्शन नंबर 2, विटामिन डी की कमी से जो है ये बीमारी हमको लाहक होती है। अगर हम लोग कभी कभार डायरेक्ट ऐसा पूछ लेता, विटामिन डी नहीं देकर यहाँ पे कैल्सीफेरॉल दे देता, तो याद रखिए इनका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रहना है। तो विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से जो है रिकेट नामी बीमारी होती है। देन है विटामिन सी हमारा, इसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और इसकी कमी से जो है हमको कौन सी बीमारी लाहक होती है? स्कर्वी नामी बीमारी लाहक होती है, जिसको हम लोग उर्दू में कुछ कहते हैं फ़खरुद्दम, आई थिंक फ़खरुद्दम, नहीं मुझे ये वर्ड याद नहीं आ रहा है कि इसको हम लोग जो हमारा स्कर्वी हो जाएगी उसको कोई वर्ड कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अस्करबूत, एक्चुअली हाँ अस्करबूत कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है अस्करबूत कहते हैं। फ़खरुद्दम तो अनीमिया को कहते हैं, अस्करबूत जो है हमारी स्कर्वी बीमारी को कहते हैं हम लोग, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। अगर हम लोग देखेंगे विटामिन ए तो इसको हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इससे 2 तरह की बीमारी होती है, एक तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी कि रात में हमको नज़र नहीं आता है विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल। एक होती है ज़ीरोफ्थैल्मिया, ये भी याद रखिए, कभी कभार पूछ लेता। ज़ीरोफ्थैल्मिया नामी बीमारी जो होती है वो भी हमारे विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। बच गया हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो इसमें बहुत सारे विटामिन आ जाएंगे। विटामिन B1 यानी कि जिससे बेरी बेरी बीमारी होती है। देन विटामिन B2, विटामिन B3, नियासिन है हमारा इसके अंदर, बहुत सारे, मतलब 12 तक है, सियानोकोबालामाइन तक है। आप लोग एक मरतबा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नेम से याद रख लीजिए साइंटिफिक, और इनसे कौन सी बीमारी लाहक होती है वो भी आप लोग एक मरतबा देख लीजिए। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 134, वाटर लिली इज़ एन एग्जाम्पल फॉर। ये जो हमारी वाटर लिली है जो कि आबी एक्वाटिक जो है हमारा प्लांट हो जाएगा, तो ये किसकी मिसाल है? क्या ये सबमर्ज प्लांट की मिसाल है, क्या ये सबमर्ज सस्पेंडेड प्लांट की मिसाल है, या फिर ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट की मिसाल है, या फिर प्लांट विथ फ्लोटिंग लीव्स रूटेड द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, इसकी मिसाल है? बताइए। तो जो हमारे आबी हैबिटेट या फिर मस्किन में पाए जाने वाले जो पौधे हो जाएंगे ना, उसमें भी टाइप्स हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा आबी लाइक
फॉर एग्जांपल तालाब है, ठीक है ना, एक आबी ज़राए की एग्जांपल ले ली मैं, तालाब है तो तालाब में भी मुख्तलिफ अक़साम के पौधे पाए जाते हैं। तालाब की तह में पाए जाने वाले पौधे अलग होंगे, तालाब की सतह में पाए जाने वाले पौधे अलग होंगे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पूरी तरह से जो है तालाब के अंदर मतलब उनका तना, उनके पत्ते, उनकी जड़ पूरे की पूरे तालाब के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें सिर्फ तालाब में होती है, बाकी उनका जो तना और जो पत्ते होते हैं ना वो फ्लोटिंग करते हुए होते हैं। तो इनमें से वाटर लिली जो हो जाएगी वो किसकी एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमको वो पूछ रहा है, किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी वो हमको बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा वाटर लिली है यानी कि आबी लिली, वो एक ऐसा पौधा है भाई जिसकी जड़ें जो हो जाएगी वो तो हमारे पानी के अंदर धसी हुई होगी, लेकिन इसके जो तना और पत्ते हो जाएंगे ना वो फ्लोटिंग हालत में पाए जाते हैं। ओके, वो कैसे होते हैं, ये पानी के अंदर धसी हुई होती है और इसके जो तना और पत्ते होते हैं ना वो तैरने वाले पत्तों के साथ होती है। याद रखिए जो हमारा वाटर लिली प्लांट है वो जो है सबमर्ज्ड यानी कि उसके रूटेड यानी कि जड़दार तैरने वाला पौधा, ऐसे याद रखिए आप इसको। जड़ें तो हो जाएंगी नीचे लेकिन ये ऊपर उसके पत्ते जो है यहाँ पर पानी के ऊपर तैरेंगे। ये है हमारा वाटर लिली, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तालाब का जड़दार आबी पौधा जिसके पत्ते जो है तैरते रहते हैं। अगर मैं देखूँगी सबमर्ज्ड प्लांट यानी कि पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ प्लांट कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया आप लोग तो हाइड्रिल्ला याद रखिए। हाइड्रिल्ला जो हो जाएगा हमारा, ये पूरी तरह से ज़ेरे आब पौधा है। ज़ेरे आब होने की वजह से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर दहन नहीं पाया जाता है, क्योंकि दहन जो होता है ना हमारे अतराफ़ के माहौल से गैसों के तबादले में हमारी मदद करता है, लेकिन इसमें गैसों का तबादला होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से ज़मीन के अंदर तह में जड़दार पौधा पाया जाता है हमारा हाइड्रिल्ला। ठीक है, अगर मैं पूरी तरह से आज़ादाना पौधा देखूँ, फ्री फ्लोटिंग प्लांट की अगर मैं बात करूँगी तो ये हो जाएगा हमारा वाटर हयासिंथ। याद रखिए वाटर हयासिंथ जो है वो पूरी तरह से आज़ादाना तैरने वाला पौधा हो जाएगा। क्लियर है? पूरी तरह से डूबा हुआ पौधा हाइड्रिल्ला, पूरी तरह से आज़ादाना तैरने वाला पौधा वाटर हयासिंथ, और मिडिल वाला पौधा यानी कि जड़ें तो अंदर तह में मौजूद होगी लेकिन वो ऊपर तैरेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा आबी लिली हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। चलें आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रीट हार्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारी दिल की बीमारियाँ हो जाएंगी खास तौर पर उसके इलाज के लिए जो माहिर डॉक्टर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे, क्या उसको हम लोग पल्मोनोलॉजिस्ट कहेंगे, या उसको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहेंगे, या फिर उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट। दिल के मुताल्लिक जितने भी बीमारियां हो जाएंगे उसका अगर जो इलाज कर रहा है तो उस माहिर डॉक्टर को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, याद रखिए। जो पल्मोनोलॉजिस्ट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारे शुष्क यानी कि लंग से रिलेटेड, हमारे फेफड़ों से रिलेटेड या फिर लंग से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हो जाएंगी उसका इलाज जो हो जाएगा वो हमारा पल्मोनोलॉजिस्ट करता है। न्यूरोलॉजिस्ट क्या है? तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं यानी कि जो हमारे अज़बी खलिए हैं उसके ताल्लुक से जो बीमारियों का इलाज करता है उसको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, आसाब से रिलेटेड। अब नेफ्रोलॉजिस्ट क्या है? ये हमारा जो क्या कहेंगे अखराजी निज़ाम है, अखराजी निज़ाम से रिलेटेड जो छोटे मोटे क्या कहेंगे बीमारियों का इलाज करता है उसको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो हो जाएगा हमारे बोली निज़ाम से रिलेटेड या फिर आप लोग कह लो इसको अखराजी निज़ाम से रिलेटेड जो बीमारियां हो जाएंगी उसका इलाज करने वालों को हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एक और होता है यूरोलॉजिस्ट। अब यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है? तो यूरोलॉजिस्ट जो है ना ये हमारे अखराजी निज़ाम से रिलेटेड ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है ना। बीमारियों का इलाज जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट देख लेते हैं, लेकिन अगर ऑपरेशंस की बारी आई, अगर हमको ऑपरेशंस करना है तो यूरोलॉजिस्ट के पास हम लोग जाएंगे। वो हमारे बोली निज़ाम या फिर अखराजी निज़ाम से रिलेटेड जो है ऑपरेशंस करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, द फॉलोइंग टैंक इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज उदया समुद्रम। इनमें से कौन से तालाब को हम लोग उदया समुद्रम के नाम से भी जानते हैं? क्या वो पांगल तालाब है, क्या वो पाखाल तालाब है, क्या वो रामप्पा तालाब है, या फिर वो हमारा हुसैन सागर तालाब है? बताइए कौन सा तालाब हो जाएगा जिसको हम लोग उदया समुद्रम के नाम से भी जानते हैं? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 1 पांगल तालाब। याद रखिए पांगल जो तालाब हो जाएगा ना उसको हम लोग उदया समुद्रम के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग पांगल तालाब का लोकेशन देखेंगे तो ये नलगोंडा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये तालाब वाक़ है, इम्पॉर्टेंट है। ये जो पांगल तालाब है हमारा, इसकी तामीर किसने की? तो हमारा जो काकतिया राजा था प्रताप रुद्र देवा, ठीक है ना, प्रताप रुद्र देवा ने जो है इसकी तामीर की थी। और ये जो तालाब है हमारा पांगल तालाब ये एक मशहूर मंदिर के करीब वाक़ है जिसको हम लोग छाया सोमेश्वर स्वामी मंदिर कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, छाया सोमेश्वर स्वामी मंदिर जो है ये पांगल तालाब के करीब में है, उस पर तामीर किया गया है हमारा
छाया सोमेश्वर स्वामी मंदिर, और इसको बनाने वाला है हमारे प्रताप रुद्रदेव, जो कि नलगोंडा से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जिसको हम लोग उदया समुद्रम के नाम से भी जानते हैं। ये तो थी हमारे पांगल तालाब से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, लाइक हमारा जो रामाप्पा तालाब है, कभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रामाप्पा तालाब, ये भी हमको पूछ लेता है कभी कभार। जो तो रामाप्पा तालाब है ना, वो कहाँ पर वाक़ है, तो वो अगर हम लोग ओल्ड टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो वो नलगोंडा में वाक़ था। अगर न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से पूछ लिया तो ये ज़िला जयशंकर में वाक़ है, ठीक है ना। जयशंकर जो हमारा ज़िला हो जाएगा, ये वहाँ पर वाक़ है। अगर हम लोग देखेंगे तो ये मैन मेड तालाब है, यानी कि जो रामाप्पा तालाब है ना, ये किसी राजा वगैरह ने नहीं बनाया है इसको, ये गाँव के लोगों ने बनाना है। कब? 13वीं सदी ईस्वी में। 13वीं सदी ईस्वी में जो रामाप्पा तालाब है ना, उसको गांव के लोगों ने मिलकर बनाया था। अगर हम लोग देखेंगे तो ये रामाप्पा तालाब है, उसका अगर हम लोग एरिया देखेंगे, इसका रकबा तो 24 किलोमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारे रामाप्पा तालाब का रकबा हो जाएगा। क्लियर है रामाप्पा तालाब से रिलेटेड कुछ चीज़ें। नेक्स्ट हमारा तालाब है, देखिए हुसैन सागर, इंपॉर्टेंट है। हुसैन सागर हमारे हैदराबाद में वाक़ है, हमको पता ही है। ये जो हुसैन सागर तालाब है, इसको बनाने वाले कौन है, तो इसको बनाने वाले हैं हमारे हुसैन शाह वली। याद रखिए, हुसैन शाह वली ने जो है 1562 ईस्वी में 1562 में जो है ये हुसैन सागर तालाब को तामीर किया था। बाद में हमारे आज़ादी से 1 साल कबल, यानी कि 1946 में क्या किया गया, ये जो हमारा हुसैन सागर तालाब है, इस पर एक सड़क की तामीर की गई, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, टैंक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये जो टैंक बॉन्ड है ना, ये किसको जोड़ती है भाई, तो ये हमारे ट्विन सिटीज़, क्वेश्चन पूछ रहा था ट्विन सिटीज़ के बारे में, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दोनों को कौन जोड़ेगी, ये हमारा टैंक बॉन्ड जोड़ेगा, जो कि हमारे हुसैन सागर तालाब पर बनाया गया है 1946 में। इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग हुसैन सागर जो तालाब है, अगर उसके हम लोग रकबे की बात करेंगे तो 5.7 किलोमीटर स्क्वायर इसका रकबा हो जाएगा, इसका एरिया। और इसकी गहराई की बात करेंगे हम तो 32 फीट जो है इसकी गहराई हो जाएगी हमारे हुसैन सागर तालाब की। आई होप ये आपको क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 137। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन दिस ईयर। जो कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली ज़िंदगी है, उसको इस साल नाफिज किया गया था। 1991, 2001, 1981 या फिर 1971। बताइए, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कौन से साल नाफिज किया गया था? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 1971। याद रखिए, 1971 में जो है ये हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है नाफिज किया गया था। इसके तहत क्या है, जंगली जानवरों का शिकार करना ममनू है, इलीगल है, वो एक क्राइम है। अगर आप लोग जंगली जानवरों का शिकार करेंगे तो आपको 3 से लेकर 7 साल तक की जो है जेल होगी, प्लस आपको 1 लाख जो है जुर्माना आयद होगा आपके ऊपर, अगर आप लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। तो हमारे जो सलमान खान है ना, उनको भी समझिए इसी एक्ट के अंडर जो है उनके ऊपर केस वगैरह चल रहा है कि उन्होंने हिरन का शिकार किया था। तो जंगली जानवरों का शिकार करना एक जुर्म करार है, जो कि कौन से एक्ट के तहत आया था? 1971 के एक्ट के तहत आया था। आई होप ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 138। ट्राइंगल्स इज़ द सिंबल फॉर। अब जो ट्राइंगल है, स्पेशली ये मैप्स की बात की जा रही है यहाँ पर। मैप्स में जो ट्राइंगल सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है? क्या वो मुसल्लिस के लिए किया जाता है? सॉरी, मुसल्लिस जो अलामत है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? क्या पहाड़ों के लिए किया जाता है? क्या वो खेत के लिए किया जाता है, या फिर झोंपड़ी के लिए, या फिर कुएँ के लिए? बताइए, ट्राइंगल जो है वो कौन सी चीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, इस तरह का अगर हम लोग ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये हिल्स के लिए या फिर पहाड़ियों के लिए हम लोग क्या है, ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए। इस तरह की अगर हम बात करेंगे तो रिवायती जो हमने पढ़ा है कन्वेंशनल सिंबल्स के बारे में, यानी कि रिवायती कुछ अलामतें हो जाएगी जो हमारे मैप्स में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, द सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए जो दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ट्राइंगल जो हो जाएगा वो हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो पहाड़ों के लिए करते हैं। मैंने गूगल सर्च पे किया है तो गूगल सर्च पे भी जो है पहाड़ लिखकर आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग एक बार मुझे कंफर्म करके बताइए, क्या ये पहाड़ों के लिए इस्तेमाल होता है या फिर झोपड़ी के लिए इस्तेमाल होता है? क्योंकि झोपड़ी भी इस तरह की ही बनाई जाती है। तो मैं यहाँ दोनों में कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैंने अगर रिवायती सिंबल्स की बात करूं और अगर मैं नेट पे सर्च की तब भी मुझे पहाड़ लिख के आ रहा है, हिल्स लिख के आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसका जवाब हिल्स कहा है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ नॉलेज है या फिर रेफरेंस है आपके पास कि नहीं मैम ये हम लोग झोपड़ी को कहेंगे, तो आप लोग रेफरेंस के साथ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए, मेरा भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, इफ़ द एप्लीकेशन इज़ बिल्ड अबाउट दी right to live and freedom of individual, then this information asked under the RTI 2005 it should be given within the following hours of time। क्वेश्चन हमारे RT 2005 से, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत है। अगर हमको
ऐसी मालूमात हासिल करनी है आरटीआई से जो हमारे जीने के हक़ से रिलेटेड है या फिर आज़ादी के हक़ से रिलेटेड है, तो आरटीआई जो है वो कितने दिनों में या फिर कितने घंटों में पूछा जा रहा है हमको, तो कितने घंटों में जो है हमको ये रिपोर्ट या फिर मालूमात हमको देनी होगी आरटीआई को। क्या एक दिन के अंदर यानी कि 30 घंटों के अंदर, या फिर 72 घंटों के अंदर, या फिर 48 घंटों के अंदर, या फिर 24 घंटों के अंदर? बताइए कितने घंटों के अंदर जो हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अबाउट राइट टू लिव एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड है तो हमको वो आरटीआई देना होगा। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 48 आवर्स यानी कि 2 डेज़, 2 दिन के अंदर जो है हमको आरटीआई के ज़रिए मालूमात हासिल हो जानी चाहिए, अगर वो मालूमात हमारे राइट टू लिव एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आरटीआई के ताल्लुक से यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए जो आरटीआई 2005 है हमारा, ये 2 अक्टूबर, याद रखिए 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे है ना हमारे, 2 अक्टूबर 2005 से जो है ये अमल में लाया जा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की मालूमात, लाइक सरकारी दफ्तर के रिकॉर्ड्स होने दो या दस्तावेज़ होने दो, डॉक्यूमेंट्स होने दो, अहकामात है, मेमोज़ है, तमाम हम आरटीआई 2005 से जो है हासिल कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे हमको कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो 30 दिन के अंदर यानी कि 1 मंथ के अंदर जो है हमको आरटीआई क्या करेगी, वो मालूमात हमको अता करेगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, अगर कोई मालूमात जीने के हक़ या फिर आज़ादी के हक़ से रिलेटेड हो तो आरटीआई को चाहिए कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर जो है ये मालूमात हमको वो देनी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा आरटीआई है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि खुद मुख्तार इदारा है। ये खुद मुख्तार या फिर ऑटोनोमस इदारा है, और हर सरकारी ऑफिस में क्या है, एक हमको पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मिलता है। वो ऑफिसर क्या करता है, हमको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको देता है। क्लियर है यहाँ तक? इसकी कोई नॉमिनल फ़ी जो है नहीं है। अगर हम देखेंगे तो जो लोग विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, या फिर जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनके लिए कोई फ़ीस जो है आरटीआई में नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे आरटीआई में तो नॉर्मली देखेंगे तो 10 रुपये जो है नॉमिनल फ़ी यहाँ पे हमको अदा करके आरटीआई एक्ट से मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये शहरों की बात की जा रही है, ठीक है ना। गाँव में तो कोई फ़ीस नहीं है, और बीपीएल लेवल के वालों के लिए भी कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे आरटीआई से रिलेटेड, तो आरटीआई से रिलेटेड देखिए, आरटीआई का जो एक सेक्शन है अंडर ब्रैकेट 4, ये सेक्शन के तहत क्या है, हमको जो भी मालूमात अता की जा रही है, ये मालूमात जो है हमको तेलुगु, उर्दू और अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश में अता करनी चाहिए। कौन से सेक्शन के तहत आते हैं आरटीआई के, तो ये आरटीआई सेक्शन 4 अंडर 4 ब्रैकेट 4 के अंदर आते हैं। ये याद रखिए, उसमें हमको जो मालूमात होगी वो तेलुगु, उर्दू और अंग्रेज़ी में देनी होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 140, अ पैसेज दैट अलाउज द ट्रेन वाटर टू ड्रेन ऑफ इज़ कॉल्ड। एक ऐसा रास्ता है जो बारिश का पानी जो गुजरता है ना उसको गुजरने देता है। मानी कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी का जो जमा हो जाता है वो जमा नहीं होना है, बल्कि वो बारिश का जो पानी है वो इस रास्ते से गुजर कर नीचे गिर जाता है। तो उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 स्टिल्ट कहेंगे। स्पेशली अगर हम देखेंगे तो ये स्टिल्ट जो है ये ऐसे इलाक़ों में बनाए जाते हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हमारे हिंदुस्तान के जो 7 सिस्टर्स हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे क्या कहेंगे इसको, शुमाली मशरक़ी इलाक़े जो हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना, वहाँ पर जो हो जाएंगे, यहाँ इस तरह के जो है हमारे घर बनाए जाते हैं, जो कि वहाँ पर बांस या फिर बैम्बू के घर ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लाइक हमारे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, वो साइड जो हो जाएगा हमारा, स्पेशली असम की बात की जाए तो बैम्बू के घर वहाँ पर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है एक स्टिल्ट नामी रास्ता बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, बारिश का जो पानी हो जाएगा इस रास्ते के ज़रिए जो है नीचे गिर जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिए, स्टिल्ट। चलें हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, दिस रिवर एंटरिंग टू आवर स्टेट एट कंडाकुर्ती, यानी कि ये रियासत, ये दरिया जो है हमारी रियासत में कंदाकर्ती के मुकाम से होकर गुजरती है। यानी कि हमारे रियासत में ये दरिया की एंट्री कहाँ से होती है, तो कंदाकर्ती मुकाम से होती है। तो वो कौन सी दरिया हो जाएगी, क्या वो प्रणहिता है, या फिर वो मूसी है, या फिर वो गोदावरी है, या फिर वो कृष्णा है? बताइए। देखेंगे तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी, ठीक है ना। जो गोदावरी नदी है हमारी, हमको पता ही है हमारे ये चारों नदियाँ, मूसी, प्रणहिता, गोदावरी और कृष्णा, ये हमारे तेलंगाना में चारों बहने वाले क्या कहेंगे हम लोग, दरियाएं हैं। लेकिन अगर हम मेजर दरियाओं की बात करेंगे तो कृष्णा और गोदावरी है, जो कि मगरिबी इलाके से निकलकर मशरिक़ की जानिब बहती है। याद रखिए इनका डायरेक्शन क्या होता है, तो ये मगरिब से मशरिक़ की जानिब ये हमारी दरियाएं गोदावरी और कृष्णा बहती है। तो अगर हम गोदावरी की बात करेंगे तो ये हमारे
नासिक से निकलती है, ठीक है। हमारे नासिक के ये त्र्यंबकेश्वर जो हमारा मुकाम हो जाएगा, वहाँ से निकलती है ये। उसका मबदा ये है, महाराष्ट्र का नासिक है। लेकिन अगर हम हमारी रियासत की बात करेंगे, हमारे तेलंगाना में कहाँ से एंटर होती है, तो निज़ामाबाद के करीब एक मुकाम है कंडाकर्ती मुकाम। कंडाकर्ती मुकाम से जो है गोदावरी जो है हमारे तेलंगाना में दाखिल होती है। इसके अलावा ये हमारे क्या कहेंगे, निर्मल में, आदिलाबाद में बासर जो मुकाम है ना, वहाँ से भी होकर गुजरती है हमारी गोदावरी नदी। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए। ओके, चलें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। इनमें से कौन सा जो है अब एक सैयारे के तौर पर शुमार नहीं किया जाता है? क्या वो प्लूटो है, या वो यूरानस है, या वो अर्थ है, या फिर वो सैटर्न है? बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर है प्लूटो। अगर हम लोग पहले की बात करेंगे तो पूरे 9 सैयारे जो है वो निज़ाम शमसी में माने जाते थे। कौन कौन से? अतारुद, ज़हरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, जहल, यूरानस, नेपच्यून और प्लूटो। लेकिन अब हम क्या करते हैं, सिर्फ 8 सैयारे जो है आजकल कंसिडर किए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्लूटो को जो है सैयारा आप कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? तो ये क्या करता है भाई, इस पर रिसर्च की गई तो ये क्या करता है, एक कंडीशन को फॉलो नहीं करता। कौन सी कंडीशन है वो? अब तो जितने भी सैयारे जो हो जाएंगे उनका एक फिक्स्ड जो है मदार होता है। ऐसा सूरज है ये, तो सूरज के अतराफ जो है ये फिक्स मदारों में जो है हमारे मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश करते हैं। लेकिन ये जो प्लूटो है ना, ये प्लूटो क्या करता है, कभी कभार जो उसके नेपच्यून और जो यूरानस है, देखिए उसके बाजू वाले जो नेबर्स जो हो जाएंगे, तो कभी कभार ये क्या करता है, अपने बाजू के जो नेपच्यून हो जाएगा ना, नेपच्यून के मदार में दाखिल हो जाता है। इसी वजह से इसको प्लूटो को सैयारा करार नहीं दिया, क्योंकि सैयारे जो होते हैं ना वो दूसरों के घरों में दाखिल नहीं होते भाई, वो खुद का अपना घर होता है उनका, और वो वही घर में क्या है, उसी डायरेक्शन में, वही मदार में सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। लाइक हमारी ज़मीन है, देखिए उसका भी एक मदार है जो वो क्या करती है, उस मदार में अपने सूरज के अतराफ गर्दिश करती है। तो उसी तरह जो है प्लूटो को भी पहले जो है हम कंसिडर करते थे कि वो एक सैयारा है, लेकिन ये क्या करता है, नेबरिंग जो भी कंडीशन हो जाएगी उसको फॉलो नहीं करता है। ये क्या करता है, अपने नेबरिंग दूसरे सैयारों के मदार में दाखिल हो जाता है। इसी वजह से प्लूटो को जो है आजकल हम लोग सैयारा क्या कहेंगे, नहीं मानते हैं। आज पूरे 8 सैयारे हैं, अतारुद, ज़हरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, जहल, यूरानस, नेपच्यून। याद रखिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 143। गुसाड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डांस। ये जो गुसाड़ी डांस है वो कौन से कबीले का ट्रेडिशनल डांस है, हमको पूछा जा रहा है। क्या वो चिंचूज़ है, या फिर वो लंबाड़ीज़ है, या फिर वो कोयाज़ है, या फिर वो गोंड्स है? तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 4 गोंड्स। याद रखिए, गोंड जो कि आदिलाबाद के हमारे डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले कबायली लोग हैं, जो जिनका फेमस जो है गुसाड़ी डांस है। ओके ना। ये गुसाड़ी डांस जो है कहाँ पर किया जाता है, तो स्पेशली एक नागोबा यात्रा है जो कि केसलापुर, नागोबा यात्रा है जो कि केसलापुर, इंद्रवेली जो मंडल हो जाएगा ना, उसका एक गांव है केसलापुर, वहाँ पर जो है ये नागोबा यात्रा मनाई जाती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे गोंड कबीले का, जहाँ पे गुसाड़ी डांस किया जाता है। गुसाड़ी डांस में जो है ये लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे मोर के पंखों का एक तरह का क्या कहेंगे, सर पर टोपी वगैरह बनाकर जो है वो लगाते हैं। ठीक है, गुसाड़ी डांस इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जो कि गोंड कबीले से ताल्लुक़ रखता है, जो कि आदिलाबाद का एक मखसूस कबीला है। चलो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो चिंचू कबीले के लोग हैं ना, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, आप लोगों को बताना है। चिंचू कबीले के लोग हमारे तेलंगाना में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, आप लोगों को बताना है। उसके अलावा ये जो कोया कबीला है ना, कोया कबीला जो है हमारे टेक्स्ट बुक में 3 तरह के गाँव का जिक्र है, तो पेनामाकुरु, डोकुरु और पेनोगुलू। तो ये कोयास जो है ये कौन से गांव में पाए जाते हैं बताना है। और ये कोयास का स्पेशल एक फॉर्मिंग का तरीका है, तो कौन सा तरीका जो है कोयास इस्तेमाल करते हैं, आप लोग बताएंगे कमेंट डाउन करके। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। हत्ता मीन्स व्हाट। ये जो हत्ता है, हत्ता से क्या मुराद है? क्या हत्ता चिंचू के फ़न के नमूने हैं, यानी कि आर्ट फॉर्म ऑफ चिंचूज़ है? क्या हत्ता जो है हमारे कोया का एक खेल है, कोया कबीले का एक खेल है? क्या हत्ता जो हो जाएगा वो एक गोंडा कबीले का वीकली फेयर है? जो हत्ता जो हो जाएगा वो हमारे गोंड का एक त्यौहार है। बताइए हत्ता क्या हो जाएगा? तो देखिए हत्ता जो है एक तरह का वीकली फेयर ऑफ बोंडा है। ये जो बोंडा कबीले के लोग हैं वो बोंडा कबीले के लोग एक ख़ास तरह के उनके अंदर एक ख़ास तरह के हफ्तावारी बाज़ार का अहतमाम किया जाता है। उस बाज़ार को हम लोग हत्ता के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट है, हत्ता नथिंग बट एक तरह का वीकली फेयर है। अगर हम लोग कोया जो कबीले हो जाएंगे उसके वीकली फेयर की बात करेंगे तो संता है, याद रखिए
संता जो है हमारे कोया कबीले का वीकली फेयर है और हत्ता जो है हमारे बोंडा कबीले का वीकली फेयर है। अगर हम गोंड के फेस्टिवल की बात करेंगे तो नागोबा जात्रा जो हो जाएगी गोंड का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए ये थे हमारे क्वेश्चंस ईवीएस से रिलेटेड जो 2017 में उर्दू मीडियम के टेट में पूछे गए थे। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये पेपर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट डाउन करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड या फिर दूसरे वीडियो से या फिर आपके पढ़ाई से रिलेटेड तो हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ शी, वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।